हम ऐसा खेल नहीं खेलते जिसमें जीतना फिक्स हो। हम ऐसा खेल नहीं खेलते जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि मजा तो तब आता है जब हारने का रिस्क हो, हारने का रिस्क हो, हारने का रिस्क हो। सम्मानित मंच और मंच के समक्ष बैठे ये 15 प्रदेशों के आए हुए सभी जांबाज साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी घंटे भर विलंब से है। मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा हम आपकी परीक्षा नहीं लेंगे, लेकिन मैं कुछ विषय से हट के कुछ 2 मिनट बात रखूंगा। संगठन में, संगठन के नाम से संगठन का काम दूषित मानसिकता से करने वाले लोग यदि संगठन में हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम खुद अपने साथ या हमारे समाज के साथ सही मायने में न्याय कर रहे हैं। क्योंकि संगठन का नाम लेकर के, संगठन के नाम से किसी से आर्थिक सहयोग लेना, बौद्धिक सहयोग लेना और फिर संगठन के लोगों को ही बरगलाना, ये कुछ लोगों का काम है। मैं नाम किसी का लिए बगैर ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये गलती आप नहीं कीजिए, और नहीं ये समाज आपको वो सजा देगा कि जीवन में कभी आप उबर नहीं सकते। समाज जिस सम्मान के साथ आपको उठाता है, सेकंड भी नहीं लगता गिराने में। समाज की बहुत सारी पार्टियों ने जो किया है उसका परिणाम आज उसके सामने है। समाज के साथ आप धोखा करोगे तो निश्चित रूप से आप बख्शे नहीं जाओगे। मैं इतना ही कहना चाह रहा था। साथियों, ये विषय बहुत गंभीर है। स्टार्ट में हमने जो बात रखी कि हम ऐसा खेल नहीं खेलते, जब हमने ये कार्यक्रम तय किया, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने चर्चा करने के बाद कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा 200-300 लोग आ जाएंगे, और यही मेरे लिए चैलेंज था। यही तो चुनौती थी कि इस चुनौती को हमें करके दिखाना। और जो चुनौती स्वीकार कर ले, ये समझो कि वो आगे बढ़ गया। और केवल व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति का काम ऐसा नहीं है, पूरे लोगों का टीम वर्क ही समाज में वो संदेश देता है कि सही मायने में सत्ता के नजदीक कौन लोग जा सकते हैं। ये आप अभी पीछे हमारे वक्ताओं ने जो उदाहरण दिए, जो बातें रखी, उसका आपने समझा। साथियों, विषय है जाति आधारित जनगणना को नकारना, प्रतिनिधित्व ना देने का षड्यंत्र है। सन 1871-72 से इस देश में जनगणना की बात शुरू होती है। जब ब्रिटिश शासन था, पहली जनगणना 1872 में होती है। उसके बाद 81 में, फिर हर 10 साल में ये होती आती है। और 1931 में ये जनगणना कास्ट बेस हुई, यानी जाति आधारित जनगणना हुई। जो आपके सामने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई, उस रिपोर्ट का जो आधार है वो 1931 की जाति आधारित जनगणना का आधार है।
और संविधान के अनुच्छेद 15 में हम सभी को बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन कहा, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। आर्थिक रूप से नहीं, केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से। तो इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे जो कन्वर्ट होके दूसरे धर्मों में गए हमारे साथी, उन सारे लोगों की एक कॉमन पहचान है, एक सामूहिक पहचान है, पिछड़े वर्ग के लोग। लेकिन पिछड़े वर्ग का मतलब केवल लोग ओबीसी को समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 ये कहता है कि ये पूरे लोग जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, यही पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं। लेकिन सुविधाओं के ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 16 में फिर क्लासिफाइड हुआ एससी, एसटी और ओबीसी। यानी हमारे जो कॉमन आइडेंटिटी का जो मसला है वो आर्टिकल नंबर 15 है। और इसलिए हमारे बुद्धिजीवी साथियों ने इतिहास में तो तथागत बुद्ध ने हम सबको बहुजन कहा, चरक विक्वय चारिकम बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का पहला जो संदेश दिया। तो बहुजन का मतलब बहुत संख्या नहीं, बहुजन का मतलब एक व्यवस्था से पीड़ित बहुत सारे लोगों का समूह। तथागत बुद्ध दुनिया के विद्वानों में माने जाते हैं, उनको सर्वजन कहना चाहिए था, लेकिन क्या कहा? बहुजन। क्यों? क्योंकि उस जमाने में भी अल्पजन हिताय और अल्पजन सुखाय का सिस्टम चल रहा था। उसको काउंटर करने के लिए तथागत बुद्ध ने क्या कहा? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। और इतिहास में चलते चलते आपने देखा कि बहुजन नाम की एक पार्टी बनी, बहुजन नाम से लोग इकट्ठे हुए और फिर वो बदल करके सर्वजन हो गए। मतलब शेर का भी भला हो और बकरी का भी भला हो। आप इस मत के हैं? शेर का भी और बकरी का भी भला हो सकता है? हमारे समाज के ये तथाकथित नेता ये तर्क देते हैं कि शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पीते हैं। ऐसा लगता है आपको? घाट वही हो सकता है, एक सुबह पी जाए और दूसरा घाट वही हो सकता है, लेकिन समय एक। जिस दिन बकरी शेर के सामने आएगी उस दिन बकरी की खैर नहीं। इसलिए ये बात बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। और ये मुद्दा, इस विषय का मुद्दा हमने क्यों डिजाइन किया और आज की डेट में क्यों डिजाइन किया, ये बात समझने की जरूरत है। 26 जुलाई 1902 को राजर्षि छत्रपति साहू महाराज ने आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन को प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया। मतलब ये आइडिया कहां से आई? आइडिया 1884 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने दी और इसको छत्रपति साहू महाराज ने 26 जुलाई 1902 को प्रैक्टिस में बदला। और उसके आज 120 साल हो गए और हमने पिछले 2009 से, जब 2011 की जनगणना होनी थी, तब हमने हमारे संगठन के माध्यम से
ये अभियान चलाया था कि इस देश में जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं होगी तो निश्चित रूप से सही आंकड़े का पता नहीं चलेगा। 1993 में, साथियों बातें बहुत हैं, समय कम है इसलिए मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा। 1993 में जब ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा मंडल कमीशन के माध्यम से कोर्ट में चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रखी थी कि ये 1931 की जनगणना आज के समय में प्रामाणिक नहीं है, इसलिए ओबीसी की जनसंख्या कितनी है ये बताया नहीं जा सकता। ये बदमाशी है या सही है? बदमाशी है। मंडल कमीशन एक कमीशन है, कमीशन का दिया हुआ डाटा है, वो गलत तो नहीं हो सकता। जब तक नया डाटा नहीं आता तब तक पुराना डाटा ही माना जाता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसा कह रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, भारत के पार्लियामेंट में, भारत की मिनिस्ट्री में वही लोग बैठे हैं जो सदियों से हमारा हिस्सा देना, और आप लोग हम लोग हैं तो मांगते हैं ना। कोई नेता आता है तो बड़ा रफड्डा हमारे लोग बना के ले जाते हैं, कहते हैं गांव में सड़क बनवा दो, पुलिया बनवा दो। चुनाव में लोग यही मांग करते हैं कि हमारे मोहल्ले में हैंडपंप नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है ना। कोई ये नहीं मांगता कि हमारे घर में कोई कलेक्टर नहीं है। जिस दिन मांगोगे क्या होगा? अरे इस दिन ये सोच लो कि हमारे बेटे को, किसी दूसरे बेटे की मत बात करो, अपने बेटे की बात करो कि मेरे बेटे को कलेक्टर बना दो। तो वो कलेक्टर जिस जिले में होगा उस जिले का भला करेगा या नहीं करेगा? और डॉक्टर बाबा साहब ने ये कहा है कि लो एम्बिशन इज क्राइम, नीचा लक्ष्य रखना अपराध है। और हमारे समाज को आज तक लक्ष्य का पता ही नहीं, लक्ष्य का पता ही नहीं। तो आप समाज में जाके पूछिए कि क्या चल रहा है भाई, क्या कर रहे हैं? अरे हो गया साहब, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मतलब जिसकी कोई मीनिंग अपने आप में नहीं है। कुछ न करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ करने से होने वाला। और यही सोचकर हम लोगों ने ये काम अपने हाथ में लिया है कि कुछ करना है। और सारे लोग यदि कुछ ये वो जमीन है जिसको पूरे देश में उपजाऊ जमीन माना जाता है। क्यों? पूरे देश में ब्राह्मणवादियों की संख्या सबसे ज्यादा रीवा में है, दूसरे नंबर पर कानपुर है। और जब बहुजन आंदोलन चला तो पहला रिजल्ट कहां से आया? और आज रीवा में नेताओं की भीड़ है, नेताओं की, लेकिन रिजल्ट जीरो। नेता हजारों, रिजल्ट जीरो। और इस नेतागिरी में गांव से लेकर के शहर तक का आदमी पैसा ढूंढता है। क्या ढूंढता है? पैसा। मतलब शासन जातियों ने ये व्यवस्था दे दी, अरे तुम रोटी की व्यवस्था देखो भाई, ये शासन वोसन की तरफ सोचने की जरूरत नहीं है। ये जनगणना होना आपको शासन बनाने की तरफ ले जाने का एक मार्ग है। और जनगणना, जन माने क्या होता है? आप सब लोग आदमी हैं,
अरे बोलिए। मुझे लगता है आप आदमी होते तो गणना हो जाती कि नहीं होती। अभी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने कहा गधों की गणना हो गई, सुअरों की हो गई, कुत्तों की हो गई, हिजड़ों की हो गई, लेकिन पिछड़ों की, तो ये पिछड़ा हिजड़ों से भी गैर गुजरा है और ये अपने आप को धरती पुत्र कहता है। धरती पुत्र। छत्री नाम का संगठन बनेगा, कुर्मी छत्री सम्मेलन होगा, हैया छत्री सम्मेलन होगा, यादव छत्री सम्मेलन होगा। छत्री से नीचे कोई नहीं। और इन सारे संगठनों का रजिस्ट्रेशन सरकार के पास है। बिना रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, ये रजिस्टर्ड संगठन है। तो रजिस्ट्रेशन में तो आप छत्री हो, तो ओबीसी का अधिकार क्यों मिलेगा जी? मिलेगा, मिलना चाहिए। मैं इस मत का नहीं हूं कि मिलना चाहिए। अरे जब आप छत्री हो तो फिर ओबीसी का कोई अधिकार मिलना नहीं चाहिए। रीवा में एक कहावत है, रीवा ही भाषा में थोड़ी बात करते हैं। धान्यु का काणा व कखरु का मूदप दोनों एक साथ नहीं हो सके। सही बात है ये। रीवा के लोग ज्यादा इधर है। हो सकता है ऐसा? तो फिर आप लोग ये दोनों क्यों हो रहे हैं? अब 1953 में जब इस देश में पहला पिछड़ा कमीशन आया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी, जिसको हम काका कालेलकर आयोग कहते हैं। आपको पता है, मैं उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूं। वो लागू हुआ क्या? और उस कमीशन का चेयरमैन मिस्टर कालेलकर पूना का कोकन ब्राह्मण था। और उसने वो रिपोर्ट देने के बाद मिस्टर नेहरू को अलग से एक पर्सनल लेटर लिख के कहता है कि मैंने ये रिपोर्ट सबमिट तो की है, लेकिन मैं इस मत का नहीं हूं कि ये ओबीसी को अधिकार मिलना चाहिए। तो नेहरू तो चाहते ही थे और इसीलिए वो रद्दी के टोपरी में रहा। तब से लेकर हमारे पिछड़े वर्ग के बहुत सारे प्रतिनिधि इस देश की पार्लियामेंट में जाते रहे हैं। सबकी जुबान में अभी भी फेविकोल लगा हुआ है। और 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती है और वो 40 दिन में पार्टी बनकर के मैदान में आती है और सत्ता में आ जाती है। कितने दिन में? 40 दिन में। और ये वादा करके आती है कि कालेलकर कमीशन में जो वादा किया गया है वो उसको हम लागू करेंगे। और सरकार जब आती है किसके नाम पर? जेपी आंदोलन कहलाया वो, जयप्रकाश नारायण के नाम पर वो आंदोलन छिड़ा। और जब बहुमत मिली तो वो गुजरात का ब्राह्मण कौन? मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनता है। और फिर वो भी ये तर्क देता है, अरे ये 31 की जनगणना बहुत पुरानी है और कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट भी पुरानी है, उसको लागू नहीं किया जा सकता। तब उस समय के 151 सांसदों ने ये दबाव बनाया कि भाई पुरानी है तो नहीं बनाओ, पुरानी है तो नहीं बनाओ। और फिर दबाव में 1 जनवरी 1979 को बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में एक दूसरा कमीशन बनता है, जिसका नाम क्या? मंडल कमीशन। और जब वो मंडल कमीशन जिस दिन पेश हुआ 31 दिसंबर 1980 को, उस दिन मिस्टर वाजपेयी जो जनसंघ के माध्यम से उस पार्टी में हिस्सेदार थे,
उन्होंने सत्ता से समर्थन वापस लिया और जनता पार्टी की सरकार गिरी, और फिर से चुनाव हुआ तो कांग्रेस सत्ता में आई और फिर उसने उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में रखा। ऐसा ही है ना। और मिसेज गांधी के मर्डर के बाद मिस्टर राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और ये मंडल नाम का पिटारा 1987 में खोलते हैं। और फिर काफी घालमेल हुआ, ये सारा कुछ मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि डिटेल का मतलब 2-3 घंटे बात करना और उतना समय नहीं है। और उसी मुद्दे को लेकर जब ये मामला कोर्ट में चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी ये बात रखती है कि ये पुरानी बात है, इसको नया प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। तब से हम ये बार बार जनगणना के समय में रिमाइंड करते आ रहे हैं कि भाई जाति आधारित जनगणना करो, तभी तो नया आंकड़ा आएगा। और पिछले समय बॉम्बे से एक रीट दायर हुई थी इस संबंध में। बॉम्बे की हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये जनगणना नहीं कराई जा सकती। इसका मतलब पूरा का पूरा ये ब्राह्मणवादी सिस्टम इस जनगणना कराने वाला नहीं है। और ये मेन मुद्दा ओबीसी के लिए है और ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है और ओबीसी के नेता ही उधर अपना भविष्य देख रहे हैं। कहां जी? कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा और आज एक समय एक बात और चल पड़ी है, आम आदमी पार्टी। सब में हमारे नेता ये क्या देख रहे हैं? भविष्य देख रहे हैं। कैसा भविष्य? मैं बताता, 2 मिनट का समय इसमें देता हूं कि एक सामंतवादी किसान के यहां 2 गधे थे। क्या थे? गधी। और वो किसान उन गधों को जबरदस्त बोझ लाद कर अपना सामान ढोता था और पेट भर खाना भी नहीं देता था। और वो जानवर जब इधर उधर मुंह मारते थे तो उनकी पिटाई भी करता था। संयोग से एक गधा एक दिन छूटा और भागकर वो पहाड़ के किनारे एक झील था, उधर ही वो चला गया। उधर ही वो आराम से चरता खाता और पूरी जिंदगी जीने लगा। अब एक बचा, अब उसको डबल काम, एक का दुगना काम करना पड़ रहा। खाना अलग से नहीं मिलता, पिटाई अलग से मिल रही। वो सूख कर कांटा। दूसरे साल गर्मी का जब सीजन आया, खेती होती थोड़ा कम हुई, तो उस किसान ने सोचा कि भाई छोड़ देते हैं इसको, भी जाएगा अभी गर्मी में चरे खाएगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो ला लेंगे। वो चरते खाते उसी पुराने साथी के पास पहुंचा। बड़े दिनों में मुलाकात हुई, एक दूसरे से मिले, हालचाल हुई। कहा यार तुम तो मरने की स्थिति में आ गए हो, क्या गया तुम? कहा बोले क्या बताऊं, तुम चले आए तो तुम्हारा भी काम मुझे ही करना पड़ता है और खाना नहीं मिलता और पिटाई अलग से होती है। तो उसने कहा यार तुम भी मेरी तरह भागो। तब वो कहता है यार भाग तो आओ, लेकिन मेरा भविष्य दिखता है उधर। क्या दिखता है? तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, मर रहा है और कह रहा भविष्य दिख रहा है। बोले कैसे? अरे बोले भाई उस किसान की एक लड़की है और वो 10वीं में पढ़ती है। हाँ हाँ बोलो बोलो आगे। अरे बोले उसका मन पढ़ने अड़ने में नहीं लगता और वो किसान जब उसको डांटता है, फटकारता है, तो बोलता है कि तुम यदि इस साल फेल हुई तो मैं तुम्हारी शादी गधे से कर दूंगा। तो वो गधा क्या भविष्य देख रहा है? वो फेल होगी और मेरी शादी
अच्छा मान लो फेल भी हो जाएगी, शादी होगी? अरे आदमी की शादी तो आदमी से ही होगी ना भाई। लेकिन ये हमारे समाज के वो गधे उधर, और ये विधायक के सामने एक सवर्ण विधायक को स्टील के थाली में खाना मिलता है और दूसरे अवर्ण विधायक को डिस्पोजल की थाली में खाना मिलता है, बड़े प्रेम से वो खाता है। उस गधे को कोई एहसास, क्योंकि गधा है, गधे को मान और अपमान का कोई एहसास होता ही नहीं। तो साथियों, किसी को ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, आपकी सच्चाई का एहसास कराना मेरा मकसद है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। वो मेरे सीने में ना सही आपके सीने में जले, लेकिन वो आग जलनी चाहिए। ये आग जलाने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। साथियों, समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हो रहा है, इसलिए मैं मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। अभी पंचायत के चुनाव से आप गुजरे। पंचायत के चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को 100% नकारा गया, और इस प्रदेश में वैसे तो 53 जिले हैं, लेकिन 52 जिला पंचायत है। और मध्य प्रदेश की सरकार ने ओबीसी की जनगणना को 56% संख्या को माना। वो आंकड़ा क्या है पता नहीं, वो जाने। 56% उन्होंने मीडिया में दिया कि भाई 56% पिछड़ों की संख्या है, हम उसको 50 ही मान लेते हैं। क्यों 50 मान लेते हैं? तो 52 जिला पंचायत में ओबीसी को कितने पंचायत मिलना चाहिए? अरे बोलिए बोलिए, 26 मिलना चाहिए, मिले हैं केवल 4। ये न्याय है या अन्याय है? किसी ने आवाज उठाया इस अन्याय के खिलाफ? रीवा में, रीवा में 9 ब्लॉक है, जनपद ना, 9 जनपद हैं। 9 जनपद में ओबीसी को केवल 1 जनपद मिला है, वो रीवा का। ऐसा ही है। रीवा के जिला पंचायत में 32 वार्ड है, ओबीसी को 16 मिलना चाहिए, मिले हैं 6। कितने? 6। न्याय है? तो ये अन्याय तो कब से होता आ रहा है और कब तक? और जिस दिन जाति आधारित जनगणना प्रमाणित रूप से घोषित हो जाएगी, उस दिन आपको मैदान में आ जाने की जरूरत पड़ेगी कि हमें 50 में कितना? 50 का 50 डिमांड नहीं, क्लेम करने की जरूरत है। क्योंकि मांगोगे 100 रुपए तो देने वाला मुश्किल से 20 या 25 रुपए ही देगा, लेकिन क्लेम 100 रुपए का मतलब 100 रुपए 1 पैसा भी माइनस नहीं। इसलिए ये क्लेम होगा, और इसीलिए ब्राह्मणवादी ताकतें आपकी जनगणना नहीं कर रही है। क्योंकि जनगणना होगी तो संख्या के अनुपात में, भारत के संविधान में जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द है कि संख्या के अनुपात में आपको बजट आएगा, आपको नौकरी में, व्यापार में, शिक्षा में, जमीन में, सारी चीजों में संख्या के अनुपात में आपको हिस्सा मिलेगा। आप लेना चाहते हैं या नहीं? केवल 4 हाथ उठ रहे हैं। चलिए अब लगा के लेना चाहते, तो मांग कर या छीन कर? क्योंकि अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते हैं, और वो तब छीनेंगे जब आप
एक सामूहिक पहचान मूल निवासी के नाम पर एक हो जाओगे और वो विदेशी जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस जाएगा। ये ऐलान आज हम इस मंच से करना चाहते हैं कि साथियों, मैं अकेले अपने लिए नहीं, यहां मंच में बैठे कोई साथी अकेले अपने के लिए नहीं, हमारे समाज के उन आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को वो हक और अधिकार जो संविधान सम्मत है, गैर संवैधानिक नहीं, जो संविधान में लिखित है वही संविधान हमें संवैधानिक रास्ते से चाहिए। और वो तब मिलेंगे जब इस देश का पॉलिटिकल पावर ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक आपके हाथों में होगा, तभी ये मिल सकता है। और वो दल, सारे दल जिनमें दलदल हो, उन दलदलों के माध्यम से भी ये अधिकार मिलने वाले नहीं है। इसलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में समान अवसर और प्रतिष्ठा की जो बात कही गई है कि इस देश के हर नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले, और लोकतांत्रिक पद्धति से यदि हम समाज को प्रतिनिधित्व देते हैं तो निश्चित रूप से हम संख्या के अनुपात में वो अधिकार पाएंगे। और आप इसलिए आप इस विचारधारा का साथ और सहयोग दीजिए, व्यक्ति और जाति का नहीं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, व्यक्ति और जाति का नहीं, आपको विचारधारा का साथ और सहयोग देना है। और वो साथ और सहयोग तन मन और धन तीनों का होना है, क्योंकि ये मूल निवासियों का, मूल निवासियों के लिए, मूल निवासियों के द्वारा ही सत्ता स्थापित करने का पैगाम है। इसलिए इस पैगाम को घर घर जन जन तक पहुंचाने का काम हम सबका है। आप सभी अपना काम छोड़ के यहाँ तन मन से हाजिर हैं। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में, अभी हमारे पार्टी के 2 जांबाज महिलाओं ने पार्टी के सिंबल से चुनाव जीता है, हम उन्हें यहां मंच से सम्मानित करेंगे। पर आपको बताना चाहते हैं कि सीधी जिला के चुरहट एरिया से जो नगर परिषद का चुनाव हुआ, वहां से एक पाल मैडम है, और उमरिया से मानपुर में एक नगर परिषद है, वहां चुनाव हुआ, वहां से एक प्रजापति मैडम कुसुम प्रजापति जी हैं। दोनों ने ये खाता खोल दिया है, और ये खाता 2023 में एमपी से खुलने वाला है, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। इसलिए साथियों, इस घोषणा के साथ आपको अपना तन मन धन लगाना है, और ये खाता भारत के इतिहास में फिर से लिख जाना चाहिए, ये मैं आप सबको अपील करता हूं। रास्ते में रोड़े आएंगे, पक्के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहा भी गया है, नो गेन विदाउट पेन, बिना कुछ खोए कुछ मिलता नहीं है। साथियों, और ये तो पार्टी के नाम से जीते कैंडिडेट हैं, क्योंकि पंचायत का चुनाव पार्टी के नाम पर नहीं होता है। लेकिन मैंने जो आंकड़ा लगाया है कि 4 जिला पंचायत जो अनारक्षित सीटों से जीते हैं, लगभग 12 जनपद, पूरे रीवा में मैं बात कर रहा हूं, 12 जनपद जो अनारक्षित सीटों से जीते हैं, और 20 ऐसे सरपंच जो अनारक्षित सीटों से जीते हैं, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे साथ संपर्क में विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये सारी सफलताएं आपके सामने आ चुकी हैं, अब ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। तो इसके लिए आप सबका ही तन मन धन लगना है, और इसके लिए कि जो परेशानियां आएंगी, उन परेशानियों के जूझने के लिए, लड़ने के लिए हमें कैसा जुनून पैदा करना है, ये बात सिर्फ एक शायर के माध्यम से मैं बात रखूंगा, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। समय ज्यादा हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों,
समुद्र ने यदि जिद की है, समुद्र ने यदि जिद की है समुद्र में तूफान लाने की, तो हमने भी ये जिद की है तूफान में नाव चलाने की, तूफान में नाव चलाने की। और इस नाव में हम सारे हमारे समाज के नाविकों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप सभी साथ और सहयोग देंगे, ऐसी पूरी उम्मीद के साथ फिर से आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय श्री।